नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल क्लास 1। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल्स, जैसे कि रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, कैपेसिटेंस शायद आज नहीं होगा, लेकिन रेसिस्टेंस का टोटल कॉन्सेप्ट, वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडर रूल, करंट डिवाइडर रूल, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, इन सीरीज एंड पैरेलल, ये सब डिस्कशन करने वाले हैं। और मैं बेसिक जो पार्ट है इलेक्ट्रिकल का, बेसिक कॉन्सेप्ट का जो पार्ट है, वो 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ। सेकेंड क्लास में मैं जो सर्किट थ्योरी का जो लॉज है, थेवेनिन्स थ्योरम, वेरियस थ्योरम, थेवेनिन्स, नॉर्टन, सुपरपोजिशन, वो सब डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया जाए। तो पहले क्लास में मैं बताना चाहूँगा कि अगर मैं शुरू से शुरू करूँ तो ये अगर एक सर्किट है, जिसमें एक डीसी सर्किट है, डीसी, जिसमें सर्किट रेजिस्टेंस है R, और यहाँ पर एक बल्ब है, लाइट है, उसका रेजिस्टेंस है RL। तो यहाँ पर एक करंट, हम लोग जानते हैं करंट फ्लो होता है। तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलते हैं, लोड में जाता है। ये तो सीरीज सर्किट है, सेम करंट फ्लो होगा सर्किट रेजिस्टेंस एंड लोड रेजिस्टेंस में से, उसके बाद नेगेटिव टर्मिनल में आके ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही चलता रहता है। तो एक कन्वेंशन है, मतलब हमने ये हाइपोथेटिकली ये मान लिया है कि करंट इसी डायरेक्शन से निकलेगा। एक्चुअली होता है कि कन्वेंशन एक कन्वेंशन है, इलेक्ट्रॉन जिस दिशा फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे या फ्लो होगा, उसके विपरीत, उसके उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में होल्स, मतलब पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा। एक कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरी है, ये मान के ही सब कुछ होता है। तो पहले तो इलेक्ट्रॉन का ड्रिप वेलोसिटी एक आता है। तो एक टर्म होता है इलेक्ट्रॉन ड्रिप वेलोसिटी। वो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उससे ही आता है ड्रिप वेलोसिटी, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो बनता है वैसे ही अपोजिट दिशा में करंट का फ्लो होता है। तो एक इक्वेशन होता है कि अगर ई चार्ज ऑफ ईच फ्री इलेक्ट्रॉन, देन टोटल चार्ज which crosses the unit cross sectional area of the wire is denoted by dq, total charge, unit charge, NaE/VDT। एक गिवन इक्वेशन है। तो ये कहाँ से आता है ये अब जानने का टाइम नहीं है। ये हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन, अब हमें प्रूव नहीं करना है कुछ, हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्या होता है वो हमें जानना है। तो यहाँ पर एन मतलब क्या है? एन मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ए मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, ई मतलब चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। अब आप यहाँ पर मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आप सबसे, कि आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज होता है? अगर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट में लिखिए। और वी है एक्सियल ड्रिप वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। तो डी क्यू का इक्वेशन आता है डी क्यू इज इक्वल टू NaE/VDT। तो एज वी नो दैट I इज इक्वल टू डी क्यू डी टी, मतलब जो फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे Q बाई टी, I इज इक्वल टू Q बाई टी, मतलब यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होगा, यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होगा वही हमारा करंट है। तो अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे डी क्यू को विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम डी टी, मतलब डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी, ऐसे आएगा डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। उसको ही एक्सप्लेनेशन करके इक्वेशन टर्म में ऐसे लिखेंगे, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आई मिलेगा, डेरिवेटिव करके ई मिलता है, उल्टा हो जाता है। और एक है जे एक टर्म होता है, जे मतलब करंट डेंसिटी, कितना करंट फ्लो हो रहा है पर क्रॉस सेक्शनल एरिया में। उसका फॉर्मूला है NeV, एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। यूनिट इंपॉर्टेंट रखे है, करंट डेंसिटी का यूनिट है
अगर पूछता है एग्जाम में करंट इंटेंसिटी की यूनिट है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एक क्वेश्चन में पूछेगा। उसका वैल्यू होता है आई इज इक्वल टू जे, तो वेक्टर है। अब एक सवाल आता है करंट स्केलर है और वेक्टर है। देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन पर ऊपर डिपेंड करेगा। करंट एक डायरेक्शन में फ्लो होता है। देखिए जब भी हम लोग करंट एक सर्किट में डिनोट करते हैं तो भी एक एरो देते हैं, मतलब किस दिशा में फ्लो हो रहा है, तो उस हिसाब से तो स्केलर तो नहीं है। लेकिन करंट स्केलर नहीं है, वेक्टर भी नहीं है, क्योंकि वेक्टर समेशन रूल जो ट्रायंगल रूल है वो करंट फॉलो नहीं कर रहा है। करंट फॉलो करता है केसीएल केवीएल, नोडल एनालिसिस। सो हम इसे प्रॉपरली वेक्टर क्वांटिटी भी नहीं कह सकते। लेकिन अगर ऑप्शन क्या दे रहा है उससे डिपेंड करेगा। एक्चुअली करंट है टेंसर क्वांटिटी, याद रहेगा। करंट एक्चुअली में है टेंसर क्वांटिटी। करंट इज़ नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। बट अगर टेंसर नहीं रहा, टेंसर क्वांटिटी ऑप्शन में वेक्टर क्वांटिटी रहा, तो हमें वेक्टर क्वांटिटी ही मार्क करना पड़ेगा। तो आई इज इक्वल टू जे एंड ए, दो वेक्टर क्वांटिटी है। ए मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल वैल्यू निकल जाएगा। तो ये रहा है एक कॉन्सेप्ट। और यहाँ पर एक वोल्टेज के कॉन्सेप्ट में आपको आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। वोल्टेज, व्हाट इज़ वोल्टेज और ईएमएफ क्या है। ईएमएफ वही चीज़ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस मतलब प्रेशर, जैसे कि समझिए वाटर फ्लो क्यों होता है। वाटर फ्लो होता है कि प्रेशर के डिफरेंस के कारण, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द रीज़न behind the flow of electric charges in a circuit। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से करंट फ्लो होगा। जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो सर्किट के एवरी दिशा में जिस स्पीड से एक्सपीरियंस किया जाएगा उसे हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ, speed at which the effect of the EMF is experienced at all parts of the conductor resulting in flow of current is called the velocity of propagation of electric field। जो velocity of propagation of electric field है, ये जो टर्म है, is independent of current and voltage but constant value nearly 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब लाइट के स्पीड के बराबर होगा। जो इंडिपेंडेंट होगा, कितना करंट हो रहा है, कितना वोल्टेज हो रहा है, उससे कोई लेन देन नहीं है वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से जो फील्ड क्रिएट होता है, जो रिजल्ट करता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से हमें वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वो इंडिपेंडेंट होता है, निर्भर, वो करंट सर्किट में कितना वोल्टेज कितना करंट है उसके ऊपर निर्भर नहीं करेगा। उसका स्पीड नियरली 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए कि इंडिपेंडेंट ऑफ करंट एंड वोल्टेज, क्या वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक क्वेश्चन में दे देगा कि वेलोसिटी प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज़ पे इंडिपेंडेंट है। करंट, ए ऑप्शन ए दे दिया करंट, ऑप्शन बी दे दिया वोल्टेज, ऑप्शन सी दे दिया बोथ, ऑप्शन डी दे दिया नन ऑफ दिस। तो आपको बोथ लगाना पड़ेगा, करंट एंड वोल्टेज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आता है रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। देखिए जब भी सर्किट में करंट फ्लो होगा तो सर्किट के एक रेजिस्टेंस एक टर्म है, उसकी वजह से करंट फ्लो होने का अपोज करेगा, जो अपोज करने के कारण सर्किट में हीट पैदा होता है। तो एक रेजिस्टेंस जो है उसको हम ओम करके डिनोट करते हैं। तो मैं तो एज्यूम कर ही रहा हूँ कि आप जब CBT2 का तैयारी कर रहे हैं तो आपको बेसिक टर्म, फिलोसफी, बेसिक नोमेनक्लेचर आपको मालूम ही होगा। तो रेजिस्टेंस जो है उसको कॉन्सेप्ट रेजिस्टेंस का इन्वेंट किया था ग्रीगर सेमन ओम ने।
1827 ओम्स लॉ दिया था, उसी के नाम से ही यूनिट का नाम हुआ ओम। तो उसका वेरियस यूनिट है मेगा ओम, किलो ओम, किलो ओम, मिली ओम, माइक्रो ओम। मेगा ओम मतलब 10⁻6, किलो मतलब 10⁻3, क्यूब मतलब स्क्वायर, मिली मतलब 10⁻3, माइक्रो मीन्स 10⁻6। ये सब क्वेश्चन में पूछ देता है कभी कभी। अभी क्वांट में मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी ये हेल्प करेगा। ये चार्ट आप याद कर लीजिएगा। तो रेजिस्टेंस है क्या? मान लो एक कॉपर वायर का पीस है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, लेंथ है एल। अकॉर्डिंग टू ओम आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई एल, मतलब रेजिस्टेंस तार के लंबाई के साथ प्रोपोर्शनल होगा एंड तार के क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया जितना कम होगा उतना ज़्यादा होगा। ये तो आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में ही हो सकता है, समझ सकते हैं कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो अंदर जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, तो उतना प्रेशर कम जगह में से फ्लो होना पड़ेगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, इसलिए रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। और लेंथ ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा। तो ये तो समझ ही सकते हैं। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट उठ गया, हम हटा के इज इक्वल टू ले आया, तो एक कांस्टेंट आता है मैथमेटिक्स, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, उसको हम डिनोट करते हैं रो। जो रो है ये है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए पर्टिकुलर होता है, और ये रेजिस्टिविटी ये लेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया फिर ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये मटेरियल के मटेरियल वाइज वेरी करता है। मतलब लोहे का रेजिस्टिविटी एक तरीका से होगा, कॉपर का एक होगा, निकल का एक होगा, वेरियस टाइप ऑफ मेटल्स के लिए वेरियस होगा। अगर हमें रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन पूछे तो हम कह सकते हैं कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है एंड लेंथ 1 मीटर है तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। मतलब यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया का एक वायर का जितना रेजिस्टेंस है वही उसका रेजिस्टिविटी भी है। मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म, रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हम आते हैं रेजिस्टिविटी के यूनिट। ये बहुत बार पूछते हैं, बहुत बार, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। स्टूडेंट लोग ओम लगा के चले जाते हैं, लेकिन ओम गलत है। देखिए हम निकालते हैं आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो ऐसे अगर रो निकाला तो आर ए बाई एल आ जाएगा। तो आर का रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, एसआई में सभी एसआई में आर एल का एम। तो यहाँ से मीटर स्क्वायर एम से कट गया तो रो का यूनिट बचा ओम मीटर। तो ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक क्वेश्चन जैसे पूछ देता है। एंड सीजीएस का यूनिट है ओम सेंटीमीटर। सीजीएस में उसका होता है ओम सेंटीमीटर सीजीएस में। अब आता है कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। तो व्हाट इज कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी? देखिए हम जानते हैं कि आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, और हमें कंडक्टेंस को जी से डिनोट करता है। तो कंडक्टेंस जी इज इक्वल टू 1/r, मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। तो रेजिस्टेंस का उल्टा हो गया तो ए भी उल्टा हो जाएगा, 1/ρ हो जाएगा, A/L चला आएगा। इस 1/ρ को हम करते हैं उससे कंडक्टिविटी। इसे हम इस सिंबल से, सिग्मा सिंबल से सिंबल है, इस सिंबल को कहते हैं, मैं भूल गया किसी से, अभी याद नहीं आ रहा है इस सिंबल को क्या कहता है। इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इसे हम करते हैं कंडक्टिविटी। इसे हम बोलते हैं कि कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस जी। कभी कभी कंडक्टेंस मतलब एक परिवही, जो एक कंडक्टिव वायर है वो कितना अच्छा तरीके से करंट को कैरी कर सकता है, इससे हम ये मेजर कर सकते हैं कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। और इसका यूनिट भी हमें पूछता है तो यूनिट भी हम इजीली निकल सकते हैं, उल्टा हो जाएगा। रेजिस्टेंस का यूनिट, कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा,
आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मतलब क्या होगा, जी अगर 1/R है मतलब 1/ओम, तो 1/ओम को क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। बता सकते हैं 1/ओम को क्या कहते हैं? चलिए मैं ही बता देता हूँ। कंडक्टेंस का यूनिट है 1/R मतलब 1 रेजिस्टेंस। इसको और एक नाम है, इसको बोलते हैं क्या, सीमेन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एस से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पे हम लिखा है द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज सीमेन, अर्लियर इट इज़ नोन एज मो, इसे मो भी कहते हैं। तो हमको ये भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या देगा कुछ पता नहीं, मो भी दे सकते हैं। मो मतलब उल्टा ओम, फिर थोड़ा फनी हो गया है। एंड ये तो है कंडक्टेंस का यूनिट। एंड कंडक्टिविटी का यूनिट उसी तरीके से निकलेगा। कंडक्टिविटी का यूनिट आएगा कैसे, जो पहले GL में हो जाएगा, तो पहले जो हम जो लिखे थे, मतलब कंडक्टेंस का यूनिट हम जो लिखे थे उसका उल्टा हो जाएगा ना, तो उल्टा हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर G मतलब आया था 1/रो A/L, 1/रो को हम सिग्मा लिखे थे, इसे शायद सिग्मा कहते हैं, सिग्मा A/L। तो अगर इसको निकाले, सिग्मा निकाले, GL/A आएगा। तो वही हम लिखे हैं, वही यहाँ पर लिखा हुआ है GL/A। मतलब G का यूनिट है सीमेंट कंडक्टेंस, L का यह है मीटर और A तो मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट होगा सीमेंट पर मीटर। तो यहाँ पर एक पॉइंट करके आप लिख लीजिए कि कंडक्टिविटी का यूनिट है सीमेंट पर मीटर एंड रेसिस्टिविटी का यूनिट है ओम मीटर। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, सीमेंट पर मीटर एंड ओम मीटर, ये गलती मत करना दोस्तों। इसके बाद आता है कि टेम्परेचर में क्या, अगर टेम्परेचर परिवर्तन होगा, टेम्परेचर अगर डिफरेंट होगा तो क्या क्या परिवर्तन आ सकता है रेजिस्टेंस में। देखिए जो ओहम्स का लॉ है उसमें एक साफ बात लिखा हुआ है पहले ही, कीपिंग टेम्परेचर एंड ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज एट कांस्टेंट। मतलब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तभी भी प्रोपोर्शनल टू आई होगा, जो ओम्स का लॉ है। उसके बाद फिजिकल टू आई आ रहा है, मतलब टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो ज़रूर इसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है। तो क्या होता है टेम्परेचर में, देखिए दो तरीके से इम्पैक्ट हो सकता है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। इंक्रीज, तो टेम्परेचर अगर राइज होगा, मेनली टेम्परेचर हम राइज के ही बारे में बात करेंगे कि टेम्परेचर अगर जब राइज होगा तो एक तरीके से रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। किन किन सिनेरियो में, जब प्योर मेटल होगा, प्योर कॉपर, प्योर आयरन होगा, तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो उतना ही टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। देखिए पहले पॉइंट में मैं लिखा हूँ, इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल, इंक्रीज इन लार्ज एंड फेयरली रेगुलर फॉर नॉर्मल रेंजेस ऑफ टेम्परेचर्स। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, तो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ एलॉयज, द इंक्रीज इन रेसिस्टिविटी रिलेटिवली स्मॉल। एलॉय जो है, जो मिक्स करके हम बनाते हैं एलॉय, 2-3 चीज़ मिक्स करके, 2-3 एलिमेंट मिक्स करके, तो उसमें टेम्परेचर जितना इंक्रीज होगा उतना रेजिस्टेंस इंक्रीज नहीं होता है। मतलब पॉजिटिव भी इम्पैक्ट इज पॉजिटिव बट नॉट एज मच एज दैट इज हैपनिंग इन प्योर मेटल फॉर्म। एंड और एक चीज़
होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, इंसुलेटर्स है, सेमीकंडक्टर्स है। सेमीकंडक्टर मीन्स सिलिकॉन, जर्मेनियम। वहाँ पर क्या होता है, जो इंसुलेटर है, जैसे हम कोटिंग करते हैं ना इंसुलेशन की पीवीसी पाइप से, वायर के ऊपर जो इंसुलेशन होता है, वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस और भी डिक्रीज हो जाएगा। तो वो होता है नेगेटिव इम्पैक्ट, डिक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स, हेंस दे पोजेसेस नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। एग्जाम में पूछ देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, एक दे दिया आयरन, एक दे दिया कॉपर, एक दे दिया आयरन, एक दे दिया निकेल और एक दे दिया सिलिकॉन। 4 ऑप्शन देके पूछ लेगा कि इनमें से किस चीज़ का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव है, तो आपको सिलिकॉन मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रहा है, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, कम घट के रहा है, घट घट गया टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ रेजिस्टेंस घट रहा है। तो इस तरीके से हमें ये चीज़ याद करना पड़ेगा। छोटे छोटे माइन्यूट पॉइंट से क्वेश्चन उठा के पूछ देता है, तो थोड़ा डिटेल में, थोड़ा थॉरोली हमें पढ़ना पड़ेगा। और ये सब पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताते जा रहा हूँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आरआरबी जेई के अगर मद्देनज़र रखते हुए कौन कौन पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, तो वही हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद टेम्परेचर इम्पैक्ट के साथ क्या रिश्ता है, रेजिस्टेंस का एक फार्मूला है। तो देखिए, एक फार्मूला आता है आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। तो यहाँ पर आर टी ए इक्वेशन कैसे आ रहा है, ये जानने का मतलब प्रूफ अभी टाइम नहीं है, सिर्फ इस इक्वेशन अब ध्यान में रखिए। आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। तो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ कि टेम्परेचर के साथ कोफिशिएंट के साथ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सब चीज़ हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो देखिए, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। आर टी है रेजिस्टेंस एट टी डिग्री टेम्परेचर, और आर नॉट है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री टेम्परेचर। अल्फ़ा है टेम्परेचर कोफिशिएंट। यही टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट वेरियस मटेरियल के डिफरेंट होता है। ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल में कैसे न्यूमेरिकल आता है हम दिखाएंगे बाद में। और डेल्टा ही चेंज इन टेम्परेचर, मतलब 0 से टी कितना चेंज हुआ, T-0 टी, ये चेंज है। ये नॉट नेसेसरली कि 0 डिग्री हमेशा रहेगा। सपोज आपको एग्जाम में पूछ लिया 60 डिग्री का ये प्रेजेंट कोफिशिएंट क्या होता है, 60 डिग्री का, एट 60 डिग्री रेजिस्टेंस कितना है, मैं 60 डिग्री टेम्परेचर इस वायर का रेजिस्टेंस निकालो, वो बोल देगा 30 डिग्री में इतना था रेजिस्टेंस, और टेम्परेचर कोफिशिएंट दे देगा, और मतलब 60 टू 30 डिग्री चेंज हुआ, ये फार्मूला में पुट कर देगा, हमें पुट करना पड़ेगा और आसानी से आंसर निकल जाएगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, इससे मैथ न्यूमेरिकल होगा। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर, ये कार्व है वेरियस, ये नॉट इम्पोर्टेंट नहीं है। रेजिस्टिविटी के साथ टेम्परेचर क्या क्या वेरियस मटेरियल जैसे लेड, सोडियम, एल्युमिनियम, कॉपर, ऐसा आता है, तो ये ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो क्या रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टिविटी का भी एक सेम फॉर्मूला आता है, जैसे जहाँ पर रेजिस्टेंस का था सेम रेजिस्टिविटी का भी है। ρ2 इज इक्वल टू ρ1 प्लस एम T2 माइनस T1। यहाँ पर एम है स्लोप, इक्वेशन का जो स्लोप होता है ना, स्लोप, ये स्लोप है रेजिस्टिविटी एम का वैल्यू होता है, एम का क्या वैल्यू होता है, ये ρ2 माइनस ρ1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। आप लीनियर इक्वेशन ग्राफ थ्योरी मैथ में जो है वो पर इक्वेशन तो आपको याद है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। सेम थिंग यहाँ पर भी है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो इनका वैल्यू हमें यहाँ पर पुट कर दिए, तो पुट करने के बाद
नहीं नहीं नहीं, एम के वैल्यू पुट नहीं किया, एम ऐसे ही रहा है। पुट चाहे तो पुट कर सकते हैं, लेकिन एम के वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें रो वन ऐसे कॉमन कॉमन ले लिए, तो 1+m/ρ1 T2 - T1। जो m बाई रो वन है इसको हम कहते हैं, m/ρ1 है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी एट T1 डिग्री सेंटीग्रेड। बिकॉज ऑफ यहाँ पर रो वन है, सो दैट्स वाई यहाँ पर T1 डिग्री आ गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ऑलमोस्ट इक्वल टू α1। मतलब ये जो पॉइंट है, जो α1 था रेजिस्टेंस में, यहाँ पर जो अल्फ़ा था ना, RT=R0 1+α∆T, तो उस हिसाब से सेम अल्फ़ा यहाँ पर भी आएगा, α1 α∆T। तो नेक्स्ट क्या आता है, तो m/ρ1 का वैल्यू α1 पुट कर देना है। तो पुटिंग ρ2=ρ1 1+α1 T2 - T1। तो उसकी सबसे ज़्यादा हमें इसको जनरलाइज करके ये लिखा कि ρT=ρ0 1+α0∆T। मतलब यहाँ पर ρ0 है, मतलब यहाँ पर जनरलाइज फॉर्म में है कि ρT=ρ0 1+α0∆T। जो ρ0 है वो 0 डिग्री एट 0 डिग्री टेम्परेचर, और ρT है T डिग्री टेम्परेचर। ये T1 भी हो सकता है, ये ρ1 भी हो सकता है। मतलब ये इनिशियल का वैल्यू है, ये फाइनल का वैल्यू है, इस हिसाब से होगा। उसके बाद आता है ओम्स लॉ। तो ये तो मैं पहले ही आपको बता चुका है ओम्स लॉ क्या होता है। और एक चीज़ है, देखिए ओम्स लॉ ने कहा B प्रोपोर्शनल टू आई। हम तो ये भी लिख सकते हैं I प्रोपोर्शनल टू B। तो अगर I प्रोपोर्शनल टू B होगा तो I इक्वल टू V/R होगा। एक चीज़ हमें याद रखना है, इक्वेशन तो है V इक्वल टू IR। अगर हम I प्रोपोर्शनल टू B लिखेंगे तो इसको ऐसे बनाने के लिए हमको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर आएगा, तो अगर प्रोपोर्शनल के हटाएंगे इक्वल टू आएंगे तो R नीचे चला जाएगा, तो 1/R मतलब 1 रेजिस्टेंस इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स, फिर ऐसा आ जाएगा I=G/V, कॉन्स्टेंट्स आ जाएगा। एक थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को जान लेना अच्छा होगा। अब आता है पोटेंशियल क्या होता है। मान लीजिए व्हाट इज़ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट वोल्टेज क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पर Q चार्ज है, इस पॉइंट पे Q चार्ज है, और इस पॉइंट पे Q है, एक पॉइंट Q चार्ज है, और यहाँ पर एक पॉइंट है P। मतलब इस 1 कूलम चार्ज को यहाँ पर रखने से और इधर आने से जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यही है वोल्टेज यूनिट चार्ज। So voltage V is equal to W. W means work done in joule for bringing this 1 coulomb charge at point P from infinity, from any other point, from far point. That is work, and Q is charge in coulomb. इस चार्ज के बाद होता है, तो B is equal to W/Q, that is volt। ये यूनिट में पूछता है, W मतलब वर्क डन, इसका यूनिट होता है जूल, और Q का होता है कूलम, तो ये होता है वोल्ट। हाँ, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है, V मतलब वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट, जिसको हम लिख सकते हैं जूल पर कूलम। ये हमको याद रखना पड़ेगा, ये पूछ देगा, डायरेक्ट वोल्ट नहीं दे रहा क्वेश्चन में। एग्जामिनर भी चालाक हो गया, इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछता, तुरंत दे देगा वोल्ट मतलब क्या, जूल पर कूलम, ये याद रखना पड़ेगा। अब होता है इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस क्या होता है, उसमें से क्या होता है। उसमें इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में ओम्स लॉ का क्या सिग्निफिकेंस है हम देखने वाले हैं। तो देखिए, इंडक्टर एंड कैपेसिटर ओम्स लॉ फॉलो करता है।
इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस फॉलोज ओम लॉ टिल सैचुरेशन एंड ब्रेकडाउन। सैचुरेशन मैग्नेटिक सर्किट में होगा, मतलब इंडक्टेंस में इंडक्टर में होगा, एंड ब्रेकडाउन कैपेसिटर में होगा। इंडक्टर के लिए है फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू एल आई। फाई मतलब फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई इंडक्टेंस, एंड आई मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर। एंड कैपेसिटर का फॉर्मूला है क्यू इज इक्वल टू सी वी, चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कैपेसिटेंस एंड अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। ये दो बेसिक इक्वेशन है इंडक्टर एंड कैपेसिटर का। यहाँ पर एल निकलेगा, मतलब इंडक्टेंस इज इक्वल टू 5 मतलब फ्लक्स स्टोर्ड इन दैट इंडक्टर डिवाइड बाई करंट फ्लोइंग थ्रू दिस इंडक्टर। एल इज इक्वल टू 5 फाई इज इक्वल टू एल आई, ये याद रखना पड़ेगा, फाई इज इक्वल टू एल आई। एंड क्यू इज इक्वल टू सी वी, यहाँ पर सी इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिवाइड बाई अप्लाइड वोल्टेज। इसका इक्वेशन ऐसा बनता है। मतलब सैचुरेशन और ब्रेकडाउन एक पॉइंट होगा, तब तक बी इजिकल टू बी प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब जो ओम्स लॉ है उस हिसाब से इसका पाथ ट्रेजेक्ट्री फॉलो होगा। उसके बाद एक पॉइंट आएगा जिसके बाद हमें करंट इंक्रीज यहाँ पर करेंगे तो भी फ्लक्स नहीं बढ़ेगा, मतलब सैचुरेशन हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम केस होगा, एक सेम पॉइंट आएगा जहाँ पर हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे भी, उसके बाद भी चार्ज जो इंक्रीज हो रहा था एक पॉइंट पे जाके ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसके बाद नहीं इंक्रीज होगा। तो इंडक्टेंस का यूनिट क्या है? इंडक्टेंस की यूनिट है एल, इसे हम डिनोट करते हैं एल से। फ्लक्स का यूनिट है ओ बार, आई का यूनिट है एम्पेयर, तो ओ बार पर एम्पेयर मतलब हेनरी। इंडक्टेंस का यूनिट है ओ बार पर एम्पेयर मतलब हेनरी, याद रखिएगा दोनों का रिलेशन। और कैपेसिटेंस का यूनिट है कूलम पर वोल्ट, जो हम डिक्लेयर करते हैं इसको फैराड। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप याद रखिएगा। कैपेसिटेंस सी समझ के मैं कूलम बोल रहा हूँ बार बार। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू कूलम बाई वोल्ट मतलब फैराड, ये याद रखिएगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपको कौन से फॉर्मूला से पर क्वेश्चन पूछेगा न्यूमेरिकल, ये वाला फॉर्मूला से। Q इज इक्वल टू सी वी एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये नोट करके रखिएगा। एंड फाई इज इक्वल टू एल आई, ये दोनों फार्मूला से 1 मार्क के लिए एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछ दे सकते हैं। जिसको फार्मूला आएगा वो तो 15 से 20 सेकंड में ही सॉल्व कर देगा। उसके बाद आता है रेजिस्टेंस इन सीरीज। देखिए हमें सैचुरेशन के इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस ये बाद में ही पढ़ना है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्ट तरीके से डिस्कशन करा। बाद में हम जब मैग्नेटिक सर्किट पढ़ेंगे तभी इंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जब एसी सर्किट पढ़ेंगे, एसी सर्किट रेजोनेंस सर्किट पढ़ेंगे, तब हम इंडक्टेंस कैपेसिटेंस के बारे में डिटेल्स से समझेंगे। तो पहले ही बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद है रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होता है? मतलब मान लीजिए तीनों रेजिस्टेंस है R1 R2 R3, तीनों एक के बाद एक सीरीज कनेक्शन में यहाँ पर ऐसे लगा हुआ है। यहाँ पर एक अप्लाई वोल्टेज है भी, ऐसे करंट फ्लो होगा पॉजिटिव टर्मिनल से, मतलब तीनों ही रेजिस्टेंस में से सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। सो सीरीज सर्किट क्या कांस्टेंट होता है? एक क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इन सीरीज सर्किट क्या कांस्टेंट होता है? इन सीरीज सर्किट करंट, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। बट हियर इज अ ट्विस्ट। सीरीज सर्किट में हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज जो ड्रॉप होता है होगा वो डिफरेंट होगा। मतलब अगर हम समझे कि अप्लाइड वोल्टेज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यहाँ पर KVL भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी जो मैं KVL अभी आप लोगों के साथ कॉन्सेप्ट शेयर नहीं किया, वो सर्किट थ्योरी में आएगा नेक्स्ट मॉड्यूल में, तब हम पढ़ेंगे। तो अब बेसिक से समझिए थोड़ा। ये जो अप्लाइड वोल्टेज है इसका थ्योरेटिकल वैल्यू होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, लेकिन प्रैक्टिकल ये नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में
थोड़ा लॉस हो जाता है, हीट के हीटिंग इफेक्ट हो जाता है, हीट के वजह से थोड़ा लाइटिंग स्पार्किंग हो जाता है, इसकी वजह से एग्जैक्ट तो मैच नहीं करेगा, लेकिन थियोटिकली होता है बी इज इक्वल टू बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री। अब वी का क्या होता है, तो एज वी नो बी पर बी इज इक्वल टू आई आर, मतलब बी वन क्या ले सकते हैं, करंट फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस आर वन इज आई, तो बी वन इज इक्वल टू आई आर वन। तो ऐसे हम तीनों के लिए लिखे आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री इज इक्वल टू बी, एंड ए वी इस बी के लिए भी लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू आई आर मतलब सीरीज रेजिस्टेंस, कंप्लीट सीरीज रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, सीरीज में सिंपल एडिटिव इन नेचर ऐड हो गया, आई आर वन प्लस आर टू आर थ्री हो गया। और ऐसे हम कॉन्डक्टेंस भी निकल सकते हैं, कॉन्डक्टेंस मतलब वन बाई रेजिस्टेंस वन बाई जी वन प्लस वन बाई जी टू वन बाई जी थ्री, ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है सीरीज सर्किट के लिए। उसके बाद आता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल में क्या होता है, देखिए आर वन आर टू आर थ्री तीन ही रेजिस्टेंस है, सेम तीन रेजिस्टेंस के जो दो टर्मिनल है, दो टर्मिनल के एक जो आर वन आर टू आर थ्री है उसका जो दो सर है, दो एंडिंग है, एक एंडिंग एक साथ दूसरा एंडिंग एक साथ, मतलब और दोनों पॉइंट एक ही वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट हुआ है, मतलब यहाँ तक तो करंट सेम है, उसके बाद करंट तीनों दिशा में अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पर हमें KCL अप्लाई करना होगा, अभी तक KCL हम नहीं पढ़े तो अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, तो अभी थोड़ा बेसिक्स से समझेंगे। देखिए तो यहाँ पर करंट जा रहा था आई जाके तीन, यहाँ पर तीन रास्ता दिखा आई वन आई टू आई थ्री, मतलब करंट ऐसे डिवाइड हो गया, तीन रास्ते में तीन करंट डिवाइड हो गया, तो आई इक्वल टू एन प्लस टू प्लस आई थ्री। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, अनलाइक सीरीज सर्किट यहाँ पर क्या होगा, देखिए वोल्टेज यहाँ पर तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो वोल्टेज यहाँ पर जितना है यहाँ पर भी इतना है, तो ये दो पॉइंट में वोल्टेज भी है यहाँ पर दो अक्रॉस, मतलब ये दो पॉइंट आर वन के अक्रॉस भी है, ये दो पॉइंट आर टू के अक्रॉस भी है, ये दो पॉइंट आर थ्री के अक्रॉस भी है, मतलब तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज इज वी। सो इन three resistances voltage is same but current here is different. So in parallel circuit resistance in parallel circuit voltage is constant across every branch 1 branch 2 branch 3 voltage is constant but current is different, current is algebraic sum of net current। यहाँ पर तो KCL से हम निकाल सकते हैं, सो I इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, तो I से आई वन क्या होगा आई वन, सो बी इज इक्वल टू आई आर, उसी फॉर्मूला से निकालेंगे आई वन इज इक्वल टू बी बाई आर, तो वही हम यहाँ पर लिखे आई इज इक्वल टू बी बाई आर वन, आई टू इज इक्वल टू बी बाई आर टू, आई थ्री इज इक्वल टू बी बाई आर थ्री, ऐसे निकाले, एंड दिस आई इज इक्वल टू नेट रेजिस्टेंस आर बाई नेट रेजिस्टेंस आर है, तो दिस आई इज इक्वल टू क्या होगा, दिस आई इज इक्वल टू कैपिटल बी मतलब ए वाला अप्लाई वोल्टेज डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस आर बी बाई आर, ये नेट रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट, तो ऐसे निकलते हैं, तो बी तो कॉमन करके कट गया, तो वन बाई आर इज इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई थ्री, इसे हम इक्विवेलेंट लेंगे तो अच्छा होगा। एंड जी मतलब कंडक्टेंस, जी तो उसका रेसिप्रोकल है, तो जी इक्वल टू जी वन प्लस जी टू प्लस जी थ्री। यही है सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स, एकदम बेसिक फॉर्मेट में। इसका थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल है, थोड़ा टफ न्यूमेरिकल भी है, थोड़ा इजी न्यूमेरिकल भी है, वो हम बाद के क्लास में करेंगे। अभी भी बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए अभी थोड़ा ये जान लीजिए। अब होते हैं रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स क्या है, देखिए आप लोग बीटेक हो सकते हैं, डिप्लोमा हो सकते हैं, जो बेसिक इलेक्ट्रिकल का लैब होता है वहाँ पर आप देखे होंगे, ऐसे तरीके से रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टर होता है, रेजिस्टर मतलब रेजिस्टेंस ही है, उस सर्किट में हम लगा के एक्सपेरिमेंट करते हैं। ऊपर एक यहाँ पर स्ट्रिप बना होता है, मतलब कैलकुलेशन है, गोल्डन कलर का होता है, ब्लू रेड 10 टू दी पावर कुछ पावर होता है, उससे हम इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। तो वो
उतना सब डिटेल्स में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, वो बाद में करेंगे। रेजिस्टर्स क्या है? रेजिस्टर एक पैसिव टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है दैट इम्प्लीमेंट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एज ए सर्किट एलिमेंट। मतलब ये जो R1 हमें, यहाँ पर जो R1 हमें डिनोट किया है, एक रेजिस्टर है। सर्किट रेजिस्टेंस को हम इग्नोर करके ये रेजिस्टर हम डिनोट कर रहे हैं, वही बोल रहा है पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट मतलब इसका कुछ ये एक्टिव तभी होगा जब भी इसमें करंट फ्लो होगा। तो करंट तो ये जनरेट नहीं करता, करंट कोई और सोर्स में आएगा, मतलब दूसरे किसी सोर्स की वजह से ही इसका अस्तित्व है, इसलिए पैसिव है। और ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, यही यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए। अब अभी देखिए टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टर का 7 तरीके का रेजिस्टर होता है। मैं इन सभी चीज़ों का डिटेल्स है, जैसे कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर्स, डिपॉजिटेड कार्बन रेजिस्टर्स, हाई वोल्टेज इंक फिल्म रेजिस्टर्स, मेटल फिल्म रेजिस्टर्स, मेटल ग्लेस रेजिस्टर्स, वायर वूंड रेजिस्टर्स एंड सारमेंट रेजिस्टर और सिरेमिक मेटल जो बोलते हैं वो रेजिस्टर। इन सातों टॉपिक के बारे में 1-2 लाइन पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहे तो मैं एक PDF प्रोवाइड कर दूंगा इस सातों रेजिस्टर्स के बारे में। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हो सकता है कभी रेयर हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन पूछ दे। तो इस अगर आप चाहे तो हम नेक्स्ट क्लास में ये सब डिस्कस भी कर देंगे। तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो आप लोग इस 7 नाम को थोड़ा याद कर लीजिए। कार्बन कंपोजिशन, डिपॉजिटेड कार्बन, कार्बन कंपोजिशन, डिपॉजिटेड कार्बन, हाई वोल्टेज इंक फिल्म, मेटल ग्लेज, वायर वूंड एंड सारमेंट और सिरेमिक मेटल, ये सब नाम थोड़ा याद कर लीजिए। उसके बाद आता है वेरिस्टर। वेरिस्टर इज नॉन लीनियर रेजिस्टर, मतलब it is a voltage dependent metal oxide material whose resistance decreases sharply with increase in voltage। ये थोड़ा समझने वाली बात है। मतलब अगर हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, एक सर्किट में अगर वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा, तो करंट फ्लो होना चाहिए ज़्यादा। लेकिन वेरिस्टर एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। इट इज़ ए वोल्टेज डिपेंडेंट, मतलब वोल्टेज द्वारा नियंत्रित, वोल्टेज द्वारा कंट्रोल्ड मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर भी होता है, हम बाद में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में। मेटल ऑक्साइड मटेरियल हुज रेजिस्टेंस डिक्रीजेस शार्पली विथ इंक्रीज इन वोल्टेज। अब ये याद कर लीजिए, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज़ वेरिस्टर। ऐसा पूछ देगा कि मेरा रेजिस्टर किस चीज़ से बना होता है, तो वो तो बना होता है मेटल ऑक्साइड से। इट इज़ ए वोल्टेज डिपेंडेंट, किस चीज़ के डिपेंड पर निर्भर है, वोल्टेज डिपेंडेंट। ये भी छोटा छोटा पॉइंट, एक ही डेफिनेशन में कितना छोटा छोटा पॉइंट है आपको याद रखना पड़ेगा। तो वेरिस्टर इज़ ए वोल्टेज डिपेंडेंट, आप मेरे साथ लिखिए और याद करने की कोशिश कीजिए। वेरिस्टर क्वेश्चन में पूछ देगा व्हाट इज़ वेरिस्टर। मान लीजिए आप भाइवा में गए हैं, भाइवा में सब सवाल पूछा व्हाट इज़ वेरिस्टर, तो अभी आप क्या बोलेंगे, आप सिर्फ बोलेंगे इट इज़ ए वोल्टेज डिपेंडेंट मेटल ऑक्साइड मटेरियल हुज रेसिस्टेंस इज डिक्रीजेस शार्पली विथ इंक्रीज इन वोल्टेज। मतलब वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, मेड ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड इट इज़ वोल्टेज डिपेंडेंट। यही है, यही जान लीजिए, 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है। और एक पॉइंट है I इज इक्वल टू K टू द पावर N, यहाँ पर लिखा हुआ है I इज इक्वल टू K टू द पावर N, यहाँ पर लिखा हुआ है I इज इक्वल टू K टू द पावर N। तो क्या चीज़ है I, मतलब इंस्टेंटेनियस करंट, मतलब एट टाइम t कितना करंट फ्लो हो रहा है। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ट्रांजिएंट का, ट्रांजिएंट हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, ट्रांजिएंट हम AC में पढ़ेंगे। ट्रांजिएंट क्या होता है, देखिए अगर 5 वोल्ट हमें अप्लाई करेंगे, सपोज 5 वोल्ट
और रेजिस्टेंस है सर्किट में 5 वोल्ट यहाँ पर अप्लाई कर दिए, रेजिस्टेंस है 5 ओम, मतलब 1 एम्पेयर करंट फ्लो होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ 1 एम्पेयर करंट फ्लो होगा, लेकिन 1 एम्पेयर तक जाने के लिए डायरेक्ट 1 स्टार्टिंग से 1 नहीं होगा, 0.1 0.2 ऐसे करके करके 1 चला जाएगा। एसी में ट्रांजिशन होता है ज़्यादा तरीके से, समझ सकते हैं। डीसी में भी ट्रांजिशन होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि स्विच देने से ही फरक से 1 एम्पेयर चालू हो जाएगा, लेकिन ये इतना फास्ट होता है ये हमें नॉर्मल विदाउट मशीन विदाउट रीडिंग डिवाइसेस हम नहीं समझ सकते। तो आई दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट एट टाइम टी कितना करंट हो रहा है, ई है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड के और जीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द मेटल ऑक्साइड। सो आई इज इक्वल टू के मेटल ऑक्साइड का वेरिस्टर के लिए आई इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड का जो कांस्टेंट है के और जीटा कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन मेटल ऑक्साइड e to the power n, e to the power n क्या है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एट n, ये फार्मूला है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो याद कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए। I इज इक्वल टू के ई टू दी पावर एन। आई मतलब इंस्टेंटेनियस करंट, के मतलब कांस्टेंट और जीटा के और जीटा कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द मेटल ऑक्साइड यूज्ड। ई मतलब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड एन इसका पावर है, कुछ शायद किस टर्म में है, मतलब वोल्टेज का क्या वजूद है, मतलब शायद ये हार्मोनिक्स का कॉन्सेप्ट है, कितना डिग्री का कॉन्सेप्ट है वो आएगा। तो उतना डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, सिर्फ जान के लिए नॉलेज के लिए जान के रखिए। आई इक्वल टू के टू द पावर एन होता है वेक्टर के लिए। हाँ बताएं। अब हम आएंगे शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट के बारे में। तो व्हाट इज शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट? शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, फंडामेंटल क्या है, एंड ओपन सर्किट फंडामेंटल क्या है? तो पहले आते हैं शॉर्ट सर्किट। देखिए एक सर्किट है सपोज, तो अगर ये सर्किट है, ये पर अंदर रेजिस्टेंस का एक गुच्छा बना हुआ है सीरीज पैरेलल कनेक्शन में, वो हम नहीं दिखा रहे। एक बॉक्स है, मान लीजिए एक बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स, बॉक्स के अंदर एक सर्किट है, उसके 2 टर्मिनल है ऐसे, मतलब मान लीजिए यहाँ पर सर्किट बना हुआ है, तो दोनों टर्मिनल के यहाँ पर मतलब कोई डिवाइस लगा हुआ था। सपोज यहाँ पर कोई डिवाइस, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लगा हुआ है, लेकिन मैं क्या किया, ये डिवाइस के 2 टर्मिनल जो है इसको एक वायर से कनेक्ट कर दिया, तो डिवाइस में कोई भी करंट नहीं जा सकता, और इस सर्किट के अक्रॉस जो वोल्टेज है वही यहाँ पर वोल्टेज आएगा ए बी के टर्मिनल के अक्रॉस। और आई एस सी ऐसे जो करंट फ्लो होगा उसको हम डिनोट करेंगे आई एस सी से, जिस मतलब आई शॉर्ट सर्किट। और वोल्टेज सोर्स का सॉरी मतलब शॉर्ट सर्किट का एक फंडा है, जब शॉर्ट सर्किट होता है मतलब क्या है, दोनों पॉइंट के अंदर कोई भी रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, जीरो रेजिस्टेंस हो गया। अगर जीरो रेजिस्टेंस हो गया मतलब क्या, इस पॉइंट का पोटेंशियल एंड इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया, मतलब कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है मतलब कोई बैरियर नहीं है, अगर बैरियर नहीं है तो कंप्लीट जो करंट है वो फ्लो होगा, अगर शॉर्ट सर्किट है तो अगर शॉर्ट सर्किट हो गया मतलब वोल्टेज जीरो हो गया, यहाँ पर अगर वोल्टेज भी जीरो हो गया तो करंट बी इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू बी बाई आर, ये कॉन्सेप्ट है। तो आई एस सी यहाँ पर जो यहाँ पर जाएगा उसका हम करेंगे आई ए बी। अगर वोल्टेज यहाँ पर जीरो हो गया, सपोज वोल्टेज जीरो हो गया
और यहाँ पर हम शॉर्ट सर्किट कर दिए तो रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट में मीन्स रेजिस्टेंस जीरो। शॉर्ट सर्किट मीन्स रेजिस्टेंस जीरो। अगर जीरो रेजिस्टेंस हो गया तो करंट हो गया इन्फिनिटी, क्योंकि समथिंग बाई ज़ीरो आई इज इक्वल टू बी बाई आर। अगर आर ज़ीरो हो गया समथिंग बाई ज़ीरो मतलब इनफाइनाइट, मतलब यहाँ पर बहुत सारा करंट, अकल्पनीय करंट ऐसे फ्लो होगा। अगर इन दो प्रांत का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम हो जाएगा, इसलिए बी ए बी। यहाँ पर बी ए बी इक्वल टू जीरो कहना सही नहीं है होगा, एग्जैक्टली सही नहीं है, क्योंकि बी ए बी यहाँ पर सही नहीं होगा। लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट कैसे फ्लो होगा। हम कह सकते हैं कि आर ए बी इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस जीरो हो गया। अगर रेजिस्टेंस यहाँ पर जीरो हो गया तभी ना आई का इन्फिनिटी होगा, आई इन्फिनिटी होगा। बी तो थोड़ा मात्रा में होगा ही, तभी ना पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में होगा। अब यही कह सकते हैं कि इनिशियली पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेकिन बाद में इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट का जीरो हो गया। ये हम कह सकते हैं, गलत भी नहीं है, लेकिन थोड़ा समझने के लिए बात है। एंड अब आता है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट सेम ये सर्किट है, ब्लैक बॉक्स है, उसके ऊपर कोई लोड नहीं लगा, यहाँ पर कोई लोड, कोई ओपन सर्किट, कोई कुछ नहीं है, नॉट शॉर्ट सर्किट है। मतलब इस दो पॉइंट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस है हुआ, लेकिन 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 यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं होने के दौरान आर ए बी मतलब रेजिस्टेंस होगा इनफाइनाइट। अगर वी नो बी इज इक्वल टू आई आर, वी नो, सो आई इज इक्वल टू बी बाई आर। अगर आर इनफाइनाइट हो गया मतलब रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट हो गया तो वन बाई इनफाइनाइट मतलब ज़ीरो, मतलब करंट ज़ीरो होगा, मतलब इस बी ए बी में से कोई भी करंट फ्लो हो ही नहीं सकता। तो ओपन सर्किट में करंट ज़ीरो होता है। फॉर ओपन सर्किट आई इज इक्वल टू ज़ीरो इम्पोर्टेंट, फॉर शॉर्ट सर्किट वी इज इक्वल टू ज़ीरो। याद रखिएगा, दोनों पॉइंट का वोल्टेज सेम हो जा रहा है, इसलिए वोल्टेज जीरो हो गया बाद में, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़ीरो है। तो अगर रेजिस्टेंस ज़ीरो है तो आई कितना होगा, अगर रेजिस्टेंस यहाँ पर ज़ीरो है तो आई होगा इनफाइनाइट। तो आई इनफाइनाइट होगा मतलब कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। सो अगर पोटेंशियल सेम होगा तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बी ए बी क्या होगा, बी ए माइनस बी बी, बट बी ए बी बी तो सेम हो गया, इसलिए कोई जीरो हो गया, जीरो हो गया। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या कोई रेजिस्टेंस है नहीं, रेजिस्टेंस ना होने के कारण रेजिस्टेंस इन्फाइनाइट हो गया। इन्फाइनाइट होगा मतलब एयर का रेजिस्टेंस हम इन्फाइनाइट काउंट करते हैं, यहाँ पर तो एयर है ना, एयर का रेजिस्टेंस इन्फाइनाइट मान के चलते हैं, तो इन्फाइनाइट हो गया। तो इन्फाइनाइट अगर हो गया तो करंट किससे निकलेगा, बी इज इक्वल टू आई आर, तो आई इज इक्वल टू बी बाई आर। तो समथिंग बाई इन्फिनिटी इज जीरो, मतलब करंट फ्लो ही नहीं हो सकता, ये कॉन्सेप्ट है। अब आता है शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट इन सीरीज सर्किट। मान लीजिए ये जो ब्लैक कलर का है एक सीरीज सर्किट है, देख लिए R1 R2 R3 सीरीज में आई करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन 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 अगर हम इस पॉइंट ए पॉइंट और बी पॉइंट को एक अलग तरीके से कनेक्ट कर दे तो R1 R2 R3 से कोई करंट पास ही नहीं होगा, बाईपास होकर चला जाएगा। मतलब आई करंट फ्लो हो रहा था इस तरीके से फ्लो इधर से इधर फ्लो हो जाएगा। अगर हम बी और डी को शॉर्ट कर दे एक वायर से तो आई करंट R1 से फ्लो होके इस रास्ते से जाके ऐसे फ्लो होगा। ये है सीरीज सर्किट का कॉन्सेप्ट। और एक चीज़ R1 R2 है, मैं मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ था R3, इसको हम खोल दिए, R3 को ए बी से खोल दिए। यहाँ पर 100 वोल्ट का एक सोर्स लगा हुआ था, पॉजिटिव नेगेटिव।
अगर KVL अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर निकल जा सकता है कितना करंट, कितना वोल्टेज है, ड्रॉप, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। लेकिन अगर यहाँ पर सर्किट ओपन है, मान लीजिए स्विच है, लोड है, तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो आई आर ड्रॉप यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन अगर ड्रॉप नहीं है तो ये जो वोल्टेज है, तो ये इस 100 वोल्टेज यहाँ पर कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा है, सेम वोल्टेज यहाँ पर भी आएगा, तो भी 100 वोल्ट हो गया। तो ओपन सर्किट जो वोल्टेज होता है सीरीज में वो सेम हो गया सोर्स का। एक कॉन्सेप्ट है। ये सब कहाँ काम में आएगा? ये सब आएगा जब हम नेटवर्क थ्योरी में थेवेनिन्स नॉर्टन थ्योरम पढ़ेंगे ना, तब ये सब ओपन सर्किट वोल्टेज, सर्किट करंट, ये सब कॉन्सेप्ट समझने का ज़रूरत पड़ेगा। तब प्रैक्टिकली हमें ये सब अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए और एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर एक दो बल्ब है पैरेलल में, शॉर्ट्स एंड या पैरेलल सर्किट का कॉन्सेप्ट है। तो पैरेलल सर्किट का कॉन्सेप्ट क्या है? दो बल्ब है पैरेलल में, यहाँ पे एक स्विच है ओपन करके रखा हुआ है, 220 वोल्ट है। तो 220 वोल्ट हम यहाँ पर अगर स्विच क्लोज कर दिए तो देखिए स्विच अगर क्लोज कर दिए तो क्या होगा? अगर स्विच यहाँ पर क्लोज कर दिए एंड इस फिलामेंट को ओपन कर दिए, यहाँ पर भी कोई करंट जिस ब्रांच में फ्लो ही नहीं होगा, इस बार के सभी करंट ऐसे फ्लो होगा, मतलब ए ग्लो करेगा, B2 ऑन होगा, B2 ऑन होगा, B1 ऑफ होगा, ओपन फिलामेंट है। समझने वाली बात है। हालांकि ये भी स्विच क्लोज हो गया था यहाँ पर, लेकिन इस फिलामेंट को हम खोल दिए, मतलब इस बल्ब को जो अंदर का कनेक्शन है खोल दिए। तो अगर कोई पाथ नहीं है तो करंट तो फ्लो नहीं हो सकता है, इसलिए सिर्फ B2 बल्ब पर ग्लो होगा, B1 ऑफ हो जाएगा, ऑफ रहेगा। यहाँ पर देखिए और एक कॉन्सेप्ट है, R1 R2 R3 थ्री रेजिस्टेंस है, तीनों ही पैरेलल में है। तीनों पैरेलल में वोल्टेज अक्रॉस भी के अक्रॉस लगा हुआ है, मतलब R1 के अक्रॉस भी वोल्टेज भी है, R2 के अक्रॉस भी वोल्टेज भी है, R3 अक्रॉस भी वोल्टेज भी है। आप एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो सीरीज़ में होता है, पैरेलल में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है। क्योंकि करंट का पाथ जो है ना, तो करंट तभी डिवाइड होता है जब दो जंक्शन आता है, जब जंक्शन आएगा तभी करंट डिवाइड होगा। तो हालांकि यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा तभी ड्रॉप होगा, लेकिन इस पाथ में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब वोल्टेज इसके R1 R2 R3 के अक्रॉस सेम रहेगा। तो अगर R3 के अक्रॉस दो टीम, मतलब ए पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंट सेम है, पोटेंशियल सेम है। सो अगर R3 के अक्रॉस जो टर्मिनल है वो हम शॉर्ट कर देंगे तो होल करंट विल पास थ्रू दिस बाईपास शॉर्ट सर्किट। तो R1 R2 R3 इज बाईपास्ड, रेजिस्टेंस बाईपास्ड हो जाएगा और इधर से चला जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। और एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट है जो मैं कहने वाला था। देखिए R2 अगर ये कॉन्सेप्ट रहेगा, R1 है, R2 है, R3 है और यहाँ पर R4 भी है, तो आप बता सकते हैं कौन सीरीज है कौन पैरेलल है। अगर ये नहीं रहेगा, ये अगर ओपन सर्किट, ये अगर क्या बताऊँ, इधर से हम देखेंगे तो क्या इस लोड टर्मिनल के इधर से हम देखेंगे तो क्या कौन सा क्या कॉम्बिनेशन है बता सकते हैं? देखिए R3 एंड R4 यहाँ पर आके करंट डिवाइड हो रहा है, तो R3 एंड R4 पैरेलल, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ R2 सीरीज, इस टोटल कॉम्बिनेशन के साथ R1 पैरेलल, राइट। R4 के अगेंस्ट जो टर्मिनल है वो हम शॉर्ट कर दें। तो देखिए यहाँ पर B वोल्टेज R3 के अक्रॉस, R1 के अक्रॉस वोल्टेज B, लेकिन R3 के अक्रॉस वोल्टेज B नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ड्रॉप हो जाएगा, R2 के लिए एक वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, सीरीज में है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि R3 के अगेंस्ट जो वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ पर भी आएगा। समझ सकते हैं आप क्या बोलना चाहता हूँ? तो अगर वोल्टेज सेम है मतलब दो पैरेलल में है, वोल्टेज डिफरेंट है।
ये दो पैरेलल में है, उस दोनों के साथ ये सीरीज़ है, इस दोनों कॉम्बिनेशन के साथ R2 सीरीज़ है और इस टोटल कॉम्बिनेशन के साथ R1 पैरेलल है। तो अगर हम इसे शॉर्ट कर दिए तो यहाँ पर तो वोल्टेज भी होगा R1 के अक्रॉस, तो यहाँ पर समथिंग कुछ ड्रॉप होगा, तो B माइनस सपोज यहाँ पर इस लूप में अगर I करंट फ्लो हो रहा है I1 R2 ड्रॉप होगा, उसके बाद यहाँ पर कुछ वोल्टेज आएगा। तो इस वोल्टेज R3 के अक्रॉस वोल्टेज से अगर V डैश होगा तो इस V डैश यहाँ पर भी आएगा, लेकिन इस V डैश के होने के बावजूद as it is short circuited by external wire, so no current will flow through R4 branch. This is the concept. ये सारा कॉन्सेप्ट थेवेनिन्स नॉर्टन्स प्रोपोज़िशन में काम आएगा। देखिए अब हम पढ़ेंगे करंट डिवाइडर रूल। करंट डिवाइडर रूल सिर्फ पैरेलल सर्किट में ही होगा, क्योंकि सीरीज सर्किट में तो करंट सेम ही होता है। ये एक भी वोल्टेज है, दोनों रेजिस्टेंस R1 R2 पैरेलल में है। ए पॉइंट में केसीएल की वजह से, केसीएल कॉन्स की वजह से दो जंक्शन पॉइंट निकला ब्रांच, दोनों ब्रांच में से I1 और I2 दो अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट फ्लो रहा है एंड I इक्वल टू I1 प्लस I2। तो हमें पूछ सकता है कि I1 का वैल्यू क्या होगा, तो I1 का वैल्यू होगा I टोटल करंट इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। मतलब जिस ब्रांच का करंट हमें निकालना है I1, उसका वैल्यू होगा टोटल करंट इनटू ऑपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइड बाई दोनों ब्रांच का रेजिस्टेंस का सम। I1 इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, और इन टर्म्स ऑफ कंडक्टेंस अगर निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा। मतलब I1 इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I इंटू G1 डिवाइड बाई G1 प्लस G2। I1 इज इक्वल टू I इंटू G1 डिवाइड बाई G1 प्लस G2। इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस I1 इज इक्वल टू I इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। सेम वाइस वर्सा फॉर I2। I2 के लिए I इज इक्वल टू R1 सॉरी I2 के लिए I2 इज इक्वल टू I इंटू R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ये कौन सा बचेगा? इन टर्म्स ऑफ कंडक्टेंस I2 इज इक्वल टू I इंटू G2 डिवाइड बाई G1 प्लस G2। सेम कॉन्सेप्ट। तो ऐसे ही अगर तीन होगा तो क्या होगा? तीन ब्रांचेस होगा। I1 यहाँ पर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 होगा I जिस ब्रांच के निकालेंगे उस ब्रांच को छोड़ के बाकी दो ब्रांच का रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन। तो I1 इज इक्वल टू I इंटू R2 R3 डिवाइड बाई दो करके मल्टीप्लिकेशन करके सम, मतलब R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। I1 दिस करंट I1 इज इक्वल टू I इंटू R2 R3 डिवाइडेड बाई R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। ये होगा I1 इज इक्वल टू I इंटू R2 R3 डिवाइड बाई R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। और अगर कंडक्टेंस टर्म इन टर्म्स ऑफ कंडक्टेंस I1 इज इक्वल टू I इंटू G1 डिवाइड बाई G1 प्लस G2 प्लस G3। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। I2 सेम तरीके से अगर I2 निकालेंगे तो I2 क्या होगा? मेरे साथ साथ आप भी बोलिए I2 क्या होगा? I2 होगा I इंटू R1 R3 डिवाइड बाई R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। देखिए I2 इज इक्वल टू I R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। सेम I3 इज इक्वल टू I इंटू R1 R2 डिवाइड बाई R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। सेम तरीके से इन इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ कंडक्टेंस इज इक्वल टू I इंटू G3 डिवाइड बाई G1 प्लस G2 प्लस G3। सिंपलेस्ट फॉर्म। सो ये रहा टोटल बेसिक वोल्टेज डिवाइडर रूल, सॉरी करंट डिवाइडर रूल। अब हम देखेंगे वोल्टेज डिवाइडर रूल। देखिए वोल्टेज करंट डिवाइडर रूल इज ओनली एप्लीकेबल इन पैरेलल सर्किट, वैसे ही वोल्टेज डिवाइडर रूल इज ओनली एप्लीकेबल इन सीरीज, क्योंकि सीरीज में तो करंट सेम होता है, तो करंट सेम होगा तो वोल्टेज डिफर करेगा। तो यहाँ पर देखिए R1 R2 दो सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्टेड है अक्रॉस B वोल्ट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर करंट I फ्लो अगर होगा तो यहाँ पर I R1 ड्रॉप होगा, यहाँ पर I R2 ड्रॉप होगा।
IR1 को V1 लिखा हूँ, IR2 को V2 लिखा हूँ, तो दोनों वोल्टेज का जो सम होगा वो V के समान होगा। यहाँ पर KVL से भी निकल सकते हैं, लेकिन अभी मैं नहीं जा रहा हूँ। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या होता है, अगर V1 वोल्टेज निकालना है तो V1 इज इक्वल टू V इंटू R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, V1 इज इक्वल टू V इंटू R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। वैसे ही V2 मतलब ये वोल्टेज V2 इज इक्वल टू V इंटू R2 डिवाइड बाई V इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। सेम अगर 3 होगा, ये थोड़ा प्रैक्टिकली समझेंगे, रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो क्या होगा। 24 वोल्ट है, हम निकालेंगे V1 मतलब ये वाला वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम, सॉरी अक्रॉस V1 V2 ये वाला वोल्टेज निकालेंगे। यहाँ पर ए पॉइंट जो है ना, यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए, ये भी वाला V1 नहीं है, V1 है ए, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट है ये ग्राउंडेड है, मतलब यहाँ पर एक वोल्टेज है, यहाँ पर एक वोल्टेज है। समझ सकते हैं आप क्या बोलना चाहता हूँ। V1 यहाँ पर लिखा हुआ है, V1 इज इक्वल टू ड्रॉप अक्रॉस R2, V1 इज बोर अक्रॉस R2। अगर ए हमको निकालना पड़ेगा तो 24 इंटू 4 डिवाइड बाई तीनों का सम, 4 प्लस 6 10, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 2 12, मतलब 8 वोल्ट आ गया। अगर V2 निकालेंगे तो क्या होगा, V2 इज इक्वल टू 24 इंटू 2 डिवाइड बाई 12, मतलब यहाँ पर 4 वोल्ट, लेकिन यहाँ पर माइनस क्यों आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट है क्योंकि ग्राउंड यहाँ पर मैं कन्वेंशन के लिए मैं लेट किया हूँ कि करंट इस तरीके से फ्लो होगा, लेकिन यहाँ पर एज इट इज़ ग्राउंडेड तो यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल नहीं हो सकता, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड के साथ कनेक्ट होता है। तो हिसाब से जो मैं साउंड कन्वेंशन जो मैं पकड़ा हूँ उसके अपोजिट आ रहा है, मतलब ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट होगा, तो -4 वोल्ट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, इट शुड बी नोटेड दैट पॉइंट बी एट नेगेटिव टर्मिनल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ग्राउंड जनरली ग्राउंड जो है वो नेगेटिव होता है, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम ये नेगेटिव ये एज्यूम कर रहे थे। तो करंट फ्लोज टू ए टू बी एज पर KVL, बट ड्यू टू ग्राउंड द कॉन्सेप्ट रिवर्स्ड, मतलब एक्चुअली ये नेगेटिव हो गया ना। अगर एक सर्किट में ऐसा वोल्टेज है, V वोल्टेज है, और R1 है, या पर R2 है, या पर R3 है, जेन्युइनली हम ऐसा ग्राउंड करेंगे ना, प्लस माइनस प्लस माइनस, जहाँ करंट घुसता है ऊपर पॉजिटिव, जहाँ से निकलता है नेगेटिव, घुसता है पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से नीचे से हम ग्राउंड कर देंगे, कोई हमारा कन्वेंशन है। लेकिन यहाँ पर बीच में यहाँ पर काउंटेड किया हुआ है, मतलब क्या हुआ, इस तरीके से विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, तो उल्टा हो गया ना। मतलब क्या होगा, अगर ग्राउंड ये होगा तो मतलब ये नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव है, मतलब साइन कन्वेंशन एंड फिजिकल ग्राउंड प्रॉपर्टी के हिसाब से दो उल्टा है। तो इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यू अगर तो हम मॉड ले लेंगे इसका, तो मॉड तो 4 वोल्ट ही आएगा, लेकिन एयर नेगेटिव साइन इम्प्लाइज दैट इट इज़ नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जो साइन कन्वेंशन हमने सोचा था उसका उल्टा आ गया। ये हम KCL KVL समझने के बाद और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर रूल, करंट डिवाइडर रूल समझ में आ गया। ये सब कहाँ काम आता है, न्यूमेरिकल में। तो यही रहा थोड़ा कॉन्सेप्ट। इट इज तो ए पॉइंट याद रखिएगा, तो इट शुड बी नोटेड दैट पॉइंट बी, मतलब ये पॉइंट एट नेगेटिव पोटेंशियल रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नेगेटिव, तो करंट इस सब से इधर फ्लो होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेकिन अकॉर्डिंग टू करंट डायरेक्शन इट इज़ फ्लोइंग इन दैट वे, in clockwise direction, but with respect to ground it should be flows like anti-clockwise. So contradiction, so we take negative sign with respect to ground to denote that
current is flowing in reverse direction with respect to ground, we denoting the negative sign. उसके बाद KCL KVL है, तो KCL KVL के कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज इतना ही था, तो आप ये सब कॉन्सेप्ट रिवाइज कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपका डाउट क्लियर करने के लिए। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे KCL KVL पढ़ेंगे, किरचॉफ करंट लॉ, वोल्टेज लॉ पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, साइन कैसे हम डिटरमिन करेंगे, क्या साइन कन्वेंशन है। उसके बाद KVL का लूप एनालिसिस करेंगे, एक बार लूप एनालिसिस है। उसके बाद स्टार डेल्टा कन्वर्शन पढ़ेंगे, स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद नेटवर्क थ्योरी स्टार्ट हो जाएगा, थेवेनिन्स, नॉर्टन, बहुत सारे हैं। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से CBT 2 में देंगे एग्ज़ाम, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप टेक्स्ट बुक से कोई भी टेक्स्ट बुक खरीद के थोड़ा रीडिंग करना चाहते हैं कॉन्सेप्ट, मैं 2-3 टेक्स्ट बुक का नाम दे रहा हूँ, उससे आप पढ़ सकते हैं। एक नाम पर है BL थेरेजा, दो नंबर पे है सर्किट थ्योरी बाई A चक्रवर्ती। BL थेरेजा पर वॉल्यूम 2 नहीं, वॉल्यूम 1। और एक है बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए एक बुक आता है काटारा पब्लिकेशन के लिए, ये MCQ बेस बुक है काटारा पब्लिकेशन। एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए MCQ फॉर्मेट में सभी क्वेश्चन सॉल्व है विद लिटिल बिट ऑफ थ्योरी। एक क्वेश्चन सॉल्व के लिए अच्छा बुक है। तो अगर क्लास का में कोई भी आपको सवाल है तो कमेंट सेक्शन में दीजिए। न्यूमेरिकल में आगे न्यूमेरिकल भी होगा, डिटेल्स में क्लास होगा। तो अगर सिलेबस में अगर देखेंगे, ये सिलेबस है, पहले पिछले एक वीडियो में मैं सिलेबस डिस्कशन कर चुका हूँ। सिलेबस में बेसिक कॉन्सेप्ट में जो है यही सब था। 90% नंबर 1 मॉड्यूल का 90% आज कवर हो गया, न्यूमेरिकल करना बाकी है। सर्किट लॉ, किरचॉफ KVL सर्किट सॉल्यूशन नेटवर्क थ्योरम में, ये नेक्स्ट क्लास में हम ख़त्म कर लेंगे, तो 1-2 मॉड्यूल तो ख़त्म हो जाएगा। इसी फंडामेंटल में 2-3-4-5 क्लास लगेंगे। मैग्नेटिक सर्किट में भी 3-4 क्लास लगेंगे, मेजरमेंट। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन। तो आफ्टर कंप्लीटिंग AC फंडामेंटल, मैंने सोचा है मैग्नेटिक सर्किट 1-2 मॉड्यूल के बाद हम मैग्नेटिक सर्किट नहीं करेंगे, AC फंडामेंटल करेंगे, उसके बाद मैग्नेटिक सर्किट करेंगे। ये 4 होने के बाद हम मेज़रमेंट एंड मशीन दोनों एक साथ करेंगे। मतलब एक ही दिन में 2 वीडियो अपलोड होगा, एक मेज़रमेंट के क्लास, एक मशीन के क्लास, ताकि हम अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करके रिवाइज भी कर सके और मॉक टेस्ट भी लगा सके, क्वेश्चन सॉल्व भी कर सके, सभी कुछ करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व जब चैप्टर करेंगे तब तो करेंगे ही, लेकिन एग्ज़ाम जब नज़दीक होगा तब हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।